हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रोइंग कंपनी, खासतौर पे रैपिडली ग्रोइंग कंपनी जो कंपैरेटिवली साइज में मोस्ट प्रॉब्ली स्मॉल होगी काफ़ी। आज मैं जिन मैट्रिक्स की बात करूंगा इनके बारे में मैंने अलग अलग पहले भी बात करी है, बट आज मैं बताना चाहता हूँ एक कंप्लीट पिक्चर कैसे आप एक रैपिडली ग्रोइंग कंपनी को देख सकते हैं और उसके डिफरेंट जो मैट्रिक्स हैं बिजनेस के उनको आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं एक मैच्योर कंपनी एक बड़ी कंपनी से। जो भी है, जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, जब भी कोई आता है थोड़े बहुत कंपनीज के बारे में रिसर्च करता है, तो उसको काफ़ी सारे ट्रेडिशनल अच्छी कंपनी से कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं। और आज मैं थोड़ा-सा आपको यही बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है कि जो एक अच्छी कंपनी व्हाट इज़ अ गुड बिज़नेस, उसके कंपैरिज़न में कई बार स्टॉक मार्केट में व्हाट इज़ अ गुड बिज़नेस टू इन्वेस्ट इन, स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ रैपिड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, हाउ इट कैन बी डिफरेंट और इट कैन बी अ बिट कॉन्ट्रेरियन टू अ गुड बिज़नेस। तो हम लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं और रिसर्च करते हैं कि कौन से अच्छी कंपनीज़ है जिस पे इन्वेस्ट किया जाए, तो 2, 4, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो सभी लोग शुरू में समझते हैं और सभी लोगों को शुरू में समझाई जाती हैं। ट्रेडिशनल जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या फिर आप इवन थोड़ा किताबों में भी ट्रेडिशनल अगर इन्वेस्टिंग के बारे में समझेंगे, तो क्या आपको पॉइंट बताया जाएगा। तो इससे कि जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो रिच कैश फ्लो कंपनीज़ होती हैं, जो बहुत सारा पॉजिटिव कैश फ्लो हर साल जनरेट करती हैं, जिससे दे जस्ट थ्रो मनी एट यू। कहा जाता है कि इससे कैश काउ कंपनीज़ अच्छी होती है इन्वेस्ट करने के लिए। या फिर ऐसी कंपनीज़ जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम हो, दे आर डेब्ट फ्री कंपनीज़, बैलेंस शीट में कोई डेब्ट नहीं है, कंपनी में कोई रिस्क नहीं है, दोज़ आर कंसिडर्ड वेरी गुड। और जिनकी इन्वेंटरी डेज़ वेरी लेस होता है, दे आर वेरी एफिशिएंट, बिल्कुल इन्वेंटरी अपने पास रखती नहीं है, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी होती है या फिर इन्वेंटरी इतनी एफिशिएंट होती है कि इन्वेंटरी बहुत ही कम रहती है कंपनी के पास और कंपनी के कैपिटल इन्वेंटरी में बिल्कुल भी फँसा नहीं रहता, दैट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। या फिर जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत कम है, जो पूरा इन्वेंटरी होल्ड अप डेज़ है कि कितने दिन उसको कैश जनरेट करके कैश को आने में कितने दिन लगे, या जो उसके रिसीवेबल्स हैं वो बहुत कम है कि कंपनी अगर इनवॉइसेस देती है बहुत जल्दी उसको पैसा मिल जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारे एक ट्रेडिशनल बिज़नेस होते हैं जो कि हमको बताया जाता है कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं तो इट्स अ गुड बिज़नेस। ऐसे ही आरओई, आरओसी हाई होना चाहिए कंपनी का। जनरली आरओसी 15% या 20% से ऊपर हो या 25% हो, देन इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड कंपनी। तो ये सारे पॉइंट देखिए अपनी जगह एक तरीके से ठीक हैं। अगर कोई आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका टारगेट होता है कि ऐसी जगह पे आप पहुँच जाएँ कि वो बिज़नेस अपने आप कैश फ्लो जनरेट करे, उसका हाई आरओसी हो, डेब्ट टू इक्विटी कम हो, आपके ऊपर कोई लोन ना हो। ये एक अल्टीमेट गोल होता है जब आपका टारगेट होता है इस बिज़नेस पे पहुँचने का। बट हर कंपनी का जब एक ग्रोथ फेज़ होता है, खास तौर पे अगर कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है, तो ये सारी चीज़ें उसकी बैलेंस शीट में थोड़ी-सी अलग दिखेंगी और थोड़ी-सी गड़बड़ दिखेंगी। और अगर ये चीज़ें इन ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से अलग हो एक ग्रोइंग कंपनी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब हो गई या उसमें कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए या उसमें पैसा डूब जाएगा। तो एक-एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जैसे कि कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है। बट एक ग्रोइंग कंपनी में क्या है, जितना भी वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कैश फ्लो का मतलब क्या है कि वो जो प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाए। बट एक ग्रोइंग कंपनी के साथ क्या है कि वो जितना भी कैश फ्लो, जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेगी, वो सारा का सारा पैसा वो वापस इन्वेस्ट करना चाहेगी बिज़नेस। एक ग्रोइंग कंपनी को समझ लीजिए, अगर आज उसकी एक फैक्ट्री, एक और फैक्ट्री खोलनी है, कुछ स्टोर्स हैं तो और स्टोर्स खोलने हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन ऐड करनी है, क्योंकि अगर साइज़ में बड़ा होना है, तो जितना भी पैसा उसका बिज़नेस से बनेगा, वो सारा का सारा उसको वापस री-इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो भी इस साल अगर उसका पैसा बन रहा होगा, वो अगले साल की कुछ इन्वेंटरीज़ खरीद लेगी या अगले साल के लिए कुछ कैपेक्स में पैसा लगा देगी या अगले साल का जो भी उसका एक्सपेंशन लाइनड अप होगा, उसमें वो पैसा वापस लगा देगी। या अगर उसने थोड़ा डेब्ट ले रखा होगा, उस डेब्ट को रीपे करेगी। तो नेट कैश फ्लो हो सकता है वो आपको पॉज़िटिव ना दिखेगी, वो कोई ना कोई बिल्कुल भी कैश अपने पास रखेगी नहीं एक ग्रोइंग कंपनी। वो उस कैश को वापस बिज़नेस में री-इन्वेस्ट करेगी। तो अगर री-इन्वेस्ट करेगी तो आपको जनरली कैश फ्लो पॉज़िटिव दिखेगा ही नहीं, उसका कैश फ्लो हमेशा आपको नेगेटिव ही दिखेगा। क्योंकि इस साल वो जो भी प्रॉफ़िट कमा रही है बिज़नेस से, अगले साल उसको और ज़्यादा बिज़नेस करना है, तो उसको और ज़्यादा खर्चा करना होगा उन बिज़नेस करने पे। तो वो जो भी प्रॉफ़िट कमा रही है उसको वो इन्वेस्ट ही करेगी वापस, ताकि वो अगले साल एक्सपेंड कर सके। नए एम्प्लॉइज़ हायर करने हो सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी को हर साल ज़्यादा बिज़नेस करना है। तो जो भी इस साल का उसका खर्चा है, अगले साल उससे थोड़ा-सा उसका ज़्यादा ही खर्चा होगा, ज़्यादा बिज़नेस करने के लिए। उसका प्रॉफ़िट भी और ज़्यादा होगा, बट वो प्रॉफ़िट आएगा अगले क्वार्टर में, उससे अगले क्वार्टर में, बट खर्चा उसको कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा। इन्वेंटरी के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीद के रखना पड़ेगा
या नई लाइन का कैपेक्स करना पड़ेगा, कुछ मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा, और कुछ खर्चा हो सकता है जो उसको करना पड़े, अपनी कुछ R&D में खर्चा करना पड़े, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ानी पड़े। बट अगले साल की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए उसको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। तो हो सकता है उसका कैश फ्लो ज़ीरो हो या फिर नेगेटिव हो। तो इसलिए रैपिड ग्रोइंग कंपनीज़ में आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव मिले। इवन नेगेटिव कैश फ्लो गलत नहीं है, अगर वो कंपनी उस हिसाब से ग्रो कर रही है और कैश फ्लो उसका सही जगह लग रहा है पैसा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है कंपेयर टू खुद कितनी इक्विटी कंपनी के पास है। तो अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उसको पैसा चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसा अगर उसको चाहिए, जितना वो प्रॉफिट कमा रही है उसके अलावा उसको अगर और ज़्यादा पैसा चाहिए, तो कहीं न कहीं कंपनी को लोन लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। डेट मतलब लोन है। उस लोन को ही वो इन्वेस्ट करके अपने को एक्सपैंड करेगी। तो देखिए, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, जिसको भी एक्सपैंड करना होता है लोन तो लेना ही पड़ता है। इवन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी बहुत बड़ा-बड़ा लोन ले रखी हैं। और छोटी कंपनीज़ को अगर ग्रो करना है तो उनको पैसा तो चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई छोटा-सा गन्ने की दुकान है किसी की, मतलब गन्ने का ठेला है और उसको 1 ठेला से 2 ठेला करने हैं, तो वो जितना पैसा कमा रहा है उससे एकदम से वो 2 ठेले नहीं बना सकता। अगर उसको 2-3 महीने में ही अच्छा आने लगा और उसको अपॉर्च्युनिटी है कि एक और ठेला लगा के वो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक और ठेला लगा सकता है, तो लगाने के लिए उसको उधार तो लेना ही पड़ेगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो आप डेट ले रहे हैं, वो जितने इंटरेस्ट में आपको मिल रहा है, आपका जो प्रॉफिट है बिज़नेस से, वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो आरओआई है आपका अगर डेब्ट के इंटरेस्ट से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, तो इट इज़ अ गुड थिंग टू टेक द डेट। और जो आप डेट लेंगे उसको आप वापस बिज़नेस में लगाएँगे, उससे और पैसा जनरेट करेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट है जो आरओसीई होता है कंपनी का, बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो टोटल कैपिटल उसने बिज़नेस में लगाया है इंक्लूडिंग अपना और डेट लेके, वो जो रिटर्न है वो आपका जितना आपने इंटरेस्ट लिया हुआ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपका आरओसी का रेट इंटरेस्ट डेट के इंटरेस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा है, तो इट्स नॉट बैड थिंग टू टेक डेट। इसमें पॉइंट यही है, हमेशा देखिए कि डेट लेना एक हमेशा रिस्क है। और अगर कंपनी उधार ले रही है और कल को जो उसकी ग्रोथ की थिंकिंग है, अगर उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, बिज़नेस में कुछ गड़बड़ हो गया, मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया, कंपनी की ग्रोथ नहीं, उसने नया प्लांट लगाया है, फिर वो गाड़ियाँ लेकिन बिकी नहीं है, अगर उसमें गाड़ियाँ बन रही हैं, कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है जो बिका नहीं, जो भी उसका प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो बिका नहीं और फैक्ट्री बन के तैयार हुई उधार के पैसे में, तो उसके पास पैसे भी नहीं बचेंगे, वो उधार के पैसा वापस करने के लिए, इंटरेस्ट के पैसे देने के लिए भी हो सकता है पैसे ना बच पाएँ और कंपनी बैंकरप्सी की तरफ चली जाए, ये रिस्क हमेशा है। तो देखिए, बिज़नेस चलाना एक अपने आप में रिस्क है। और किसी बिज़नेस में पैसा लगाना, वो एज़ अ श इन्वेस्टर हम एक रिस्क ले रहे हैं। बट सारी की सारी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और इवन बिज़नेस चलाना, रन करना, ये सब एक रिस्क लेना तो है ही। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक रिस्क है। तो एक लिमिटेड स्कोप तक डेट लेना इज़ नॉट बैड। और डेट लेके ही कंपनीज़ को एक्सपेंड किया जाता है, और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर लिमिटेड स्कोप में है, एक बहुत ज़्यादा लेवल से हाई नहीं है, और जो डेट फाइनेंसिंग आराम से कंपनी अपने कैश से कर सकती है, जो वो डेट का यूज़ कर रही है बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसका आरओई डेट के इंटरेस्ट से सिग्निफिकेंटली हाई है, तो डेट लेना कहीं से कहीं तक गलत नहीं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हाई होना भी कोई गलत नहीं है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट आता है इन्वेंटरी डेज़। अगर किसी कंपनी का इन्वेंटरी डेज़ कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, और हो सकता है थोड़ा-सा बढ़ भी रहा हो धीरे-धीरे, अगर इसे एक्सपेंड कर रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अगर आज मैं कुछ इन्वेंटरी रखे हुए हैं अपने पास और नेक्स्ट ईयर मैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करता हूँ और ज़्यादा सेल्स करता हूँ और बड़ी फैक्ट्री खोलता हूँ या और ज़्यादा स्टोर्स खोलता हूँ, तो परसेंटेज वाइज़ में तो इन्वेंटरी मेरी सेम रहेगी, बट एब्सोल्यूट इन्वेंटरी तो बढ़ेगी। और हो सकता है कि इन्वेंटरी शुरू में बढ़े क्योंकि अगले साल मुझे और ज़्यादा सेल्स करनी है, तो इसी साल इन्वेंटरी बिल्डअप करके रखनी पड़े, या फिर इस साल मुझे रॉ मटेरियल खरीद के अपने पास रखना पड़े ताकि मैं अगले साल उसको बना सकूँ, अगले क्वार्टर में उसे बना सकूँ। क्योंकि अगर ग्रोइंग कंपनी है, तो हर क्वार्टर में उसकी सेल्स बढ़ रही होगी। तो अगर हर क्वार्टर में सेल्स बढ़ रही है, तो हर क्वार्टर में उसको एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल चाहिए होगा अगले क्वार्टर के प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्योंकि अगले क्वार्टर में जो उसको बनाना है प्रोडक्ट, इट इज़ मोर देन द अमाउंट व्हिच इज़ मेकिंग इन दिस क्वार्टर। तो अगले क्वार्टर में अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, तो रॉ मटेरियल इस क्वार्टर से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अगले क्वार्टर में अगर और ज़्यादा बनाना है, तो फिर और ज़्यादा होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल का अमाउंट है, हर क्वार्टर में थोड़ा-थोड़ा बढ़ता रहेगा। सेल्स भी बढ़ेगी, बट रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, और रॉ मटेरियल सेल से पहले बढ़ेगा। क्योंकि पहले रॉ मटेरियल खरीदना होगा, प्रोडक्शन करना होगा और फिर उसको सेल्स करना होगा, या स्टोर करना होगा, फिर उसको सेल्स। तो अगर ग्रोइंग कंपनी का जो इन्वेंटरी है वो ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इनएफिशिएंट है। देखिए, इन्वेंटरी कम करना इज़ मोर एफिशिएंसी अगर आपकी सेल सेम है और सेम सेल्स में आप कुछ-कुछ अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ा के, या जो आप सेल्स कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के, टोटल इन्वेंटरी डेज़ को कम कर रहे हैं, सेम सेल्स को रखते हुए, वो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होता है।
बट एक ग्रोइंग कंपनी हो सकता है कि परसेंटेज टर्म्स में अपनी इन्वेंट्री की एफिशिएंसी बढ़ा रही हो, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी इन्वेंट्री बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि अगर उसकी सेल्स बढ़ी है तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, और इन्वेंट्री इनफैक्ट सेल से पहले बढ़ेंगी, और हो सकता है सेल से ज़्यादा स्पेस से बढ़े। तो इन्वेंट्री बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, आपको बस देखना है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। ऐसे ही कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो भी ज़रूरी नहीं है कि ग्रोइंग कंपनी का कम हो, क्योंकि हो सकता है कि छोटी कंपनी है जो जहाँ से वो रॉ मटेरियल खरीद रही है वो पैसे उसको शुरू में ही देने होते हैं, और जिनका वो ऑर्डर बुक लेके ऑर्डर कंप्लीट कर रही है, जिनको अपना प्रोडक्ट बेच रही है, हो सकता है वो उनको 15 दिन बाद पैसा देते हो, क्योंकि वो हो सकता है वो कोई बड़ी कंपनी को माल दे रही हो, अभी वो कंपनी छोटी है, अगर वो B2B बिजनेस में है, किसी बड़ी बड़ी कंपनी को अपना माल दे रही है, तो वो जनरली अपने पेमेंट साइकिल ऐसे रखते हैं कि रॉ पहले माल ले लेते हैं और 15 दिन बाद पैसे देते हैं, और अगर वो कंपनी छोटी है तो उसको रॉ मटेरियल जहाँ से ले रही है हो सकता है उसको उसने शुरू में ही पैसे देने, तो हो सकता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स उतनी अच्छी ना हो। बट धीरे धीरे अगर कंपनी बड़ी होती है, अगर कंपनी कुछ वैल्यू चेन में आगे बढ़ती है, तो वो अपना कैश कन्वर्जन साइकिल भी बेटर करेगी। तो इसमें भी आपको डायरेक्शन देखनी है कि क्या उस कंपनी बेटर डायरेक्शन में जा रही है। इसमें देखिए ये बात मेन यही है कि जो मैंने सारे भी पॉइंट बताए, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है या जिसका कैश फ्लो नेगेटिव है वो कंपनी अच्छी ही होगी। देखिए कोरोलरी इज़ नॉट ट्रू कि ये सब चीज़ें खराब है तो वो कंपनी अच्छी होगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर ट्रेडिशनल मैट्रिक्स के हिसाब से अच्छी नहीं है जो आपने ट्रेडिशनली बुक्स में पढ़ी होगी या कोई ट्रेडिशनल अच्छे बिज़नेसेस के बारे में पढ़ा होगा, अगर वो मैट्रिसेस ये कंपनी नहीं मीट कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। आपको डायरेक्शन देखनी है कि क्या वो कंपनी सही डायरेक्शन में चल रही है। क्या वो आज उसका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है बट कुछ टाइम बाद होगा, ग्रोइंग फेज में नहीं होगा पॉजिटिव। ऐसे ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शुरू में डेट ज़्यादा रहेगा ग्रोथ के वक़्त, बट धीरे-धीरे कंपनी जैसे प्रॉफिट बनाएगी और प्रॉफिट एक्वायर करेगी, डेट उसका धीरे-धीरे कम होता जाएगा। तो डायरेक्शन देखना सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी डायरेक्शन के ही पॉइंट में एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आरओई, आरओसी। देखिए, ये तो बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, सभी बोलते हैं कि आरओई 20% से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी कंपनी है, आरओसी 15% हो, 20% हो, दैट्स अ वेरी गुड एक्सीलेंट बिज़नेस। बट इसमें भी यहाँ पे पॉइंट आपको ये देखना है कि आरओई, आरओसी की डायरेक्शन क्या है। हो सकता है कंपनी अभी शुरू हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा डेट लेके काम करना शुरू करी है, अपना पैसा थोड़ा लगा है, तो हो सकता है उसका आरओई अभी कम हो, आज के टाइम में 10% ही हो या 12% ही हो, बट आपको डायरेक्शन देखनी है। अगर पिछले 3 क्वार्टर से आरओई बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसको जो और ज़्यादा पैसा बिज़नेस में नहीं लगाना पड़ा। और वो बढ़ता हुआ आरओई हो सकता है कुछ टाइम बाद बढ़ के 15, 18, 20% भी हो जाए, क्योंकि अगर वो हाई मार्जिन बिज़नेस में जा रही है, कुछ अच्छी जगह एक्सपैंड कर रही है, कुछ ऐसे बिज़नेस में जा रही है, अगर अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड कर रही है, तो उसका आरओई धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो आरओई भी आपको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सोचना है कि हाँ 20% से ज़्यादा है तभी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। अगर आप किसी ग्रोइंग रैपिडली ग्रोइंग कंपनी को देख रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन ऑफ आरओई देखना है कि पिछले 2, 3, 4 क्वार्टर से क्या चल रहा है आरओई? क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करने बहुत ज़रूरी है। आज मैंने यही सोचा कि आपको एक ग्रोइंग कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाए। आपको स्टैटिक माइंड से नहीं चलना है कि डेट टू इक्विटी रेशियो इससे कम है तभी मैं इस ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, या फिर कैश फ्लो पॉजिटिव है तभी मैं करूँगा। बट देखिए यहाँ पे अगर आप उल्टे तरीके से सिर्फ मैच्योर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये आप ये चाहते हैं कि मेरा कैपिटल जो है वो सेफ रहे, वो कैपिटल जो है किसी भी तरीके से बर्बाद ना हो और मैं कंपनी में पैसे लगा के आराम से करूँ, उसको ज़्यादा ट्रैक ना करूँ। अगर आप ऐसे तरीके से सोच रखते हैं, तो फिर वो ट्रेडिशनल सोच ठीक है कि आप ऐसी कंपनीज़ में लगाइए, देखिए जो कंपनी का ऑलरेडी कैश फ्लो पॉजिटिव है, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, डेट है नहीं, इन्वेंटरी डेज़ भी कम है, आरओई बढ़िया है। तो उस कंपनी के ऊपर एक्चुअली कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, वो कंपनी खराब नहीं हो सकती, बहुत जल्दी से एटलीस्ट। तो ऐसी कंपनी में आप पैसा लगा के आराम से सो सकते हैं 2, 4, 5 साल के लिए। और 2, 4, 5 साल बाद वो कुछ ना कुछ रिटर्न तो आपको दे देंगे। बट ऐसी कंपनीज़ में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मार्केट को बहुत ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म कर देंगे या फिर बहुत एक्सीलेंट रिटर्न्स लेंगे, क्योंकि ये कंपनी ट्रेडिशनल जितना ओवरऑल इंडेक्स मूव कर रहा है उसी टाइप का ही रिटर्न, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही होती, वो एक मैच्योर फेज़ में आ चुकी होती हैं। धीरे-धीरे वो थोड़ा डिविडेंड देना भी शुरू कर देती हैं। डिविडेंड देना तो एक तरीके से सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ग्रोइंग कंपनी के, क्योंकि देखिए अगर कोई कंपनी ग्रोइंग है, एक्सपैंड कर रही है, तो वो कभी भी डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि उसको हमेशा कैश की भूख होगी। उसको पैसा चाहिए और एक्सपैंड होने के लिए। वो पैसा किसी भी शेयर होल्डर या आपको वापस नहीं करेगी। अगर बिज़नेस को ग्रो करना है, तो उसको तो पैसा इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर अ बिज़नेस टू ग्रो। तो वो कभी भी वो पैसा वापस नहीं करेगी। तो डिविडेंड देना तो एक ग्रोइंग कंपनी के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। कोई भी रैपिडली ग्रोइंग कंपनी अगर वो बहुत बड़ी बनना चाहती है फ्यूचर में, अगर उसका प्रमोटर उसको बड़ा करना चाहता है, तो वो कभी भी डिविडेंड नहीं देगी। बट अगर आप ऐसी कंपनीज़ में मेन पॉइंट ये है कि आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी कंपनीज़ में
इन्वेस्ट एंड फॉरगेट नहीं कर सकते कि आप लेके बैठ जाएं, उसको ट्रैक ना करें, उसकी कौन कॉल ना सुने, हर क्वार्टर में रिजल्ट ना देखें, कंपनी की डायरेक्शन ना देखें, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने डेट लिया है, अच्छे ग्रोथ पाथ पे, बट अचानक से इंडस्ट्री में कुछ चेंज हो जाए, कुछ मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाए कम्प्लीटली, जिस इंडस्ट्री में वो आ रही थी वो पूरी इंडस्ट्री में ही कुछ बड़े हेडविंड्स आ जाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ चेंज हो जाएं, जिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में वहां पर कुछ बड़ी कैलेमिटी आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है ऐसी कंपनीज में। तो आपको इमीडिएटली अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है उनको सेल ऑफ भी करना पड़े। बट जो ट्रेडिशनल बिग मैच्योर कंपनीज है उसमें आपको ज़्यादा क्वार्टर टू क्वार्टर ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप इन्वेस्ट एंड फॉरगेट करके अपना कुछ और काम कर सकते हैं। बट अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, कंपनीज को ट्रैक करना चाहते हैं और इन ग्रोइंग रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें हमेशा एक कांस्टेंट रिस्क बना रहता है। जब तक उसकी ग्रोथ रहेगी तब तक उस कंपनी का स्टॉक भी अच्छा करेगा। तो ऐसी कंपनीज में देखिए, ग्रोथ एक तरीके से इनके लिए पेट्रोल की तरह है। जब तक इंजन में पेट्रोल रहेगा तब तक इंजन चलता रहेगा और गाड़ी भागती रहेगी। और जब ग्रोथ कम होनी शुरू हो गई या कोई टेलविंड्स आने शुरू हो गए, तो यही डेट, यही नेगेटिव कैश फ्लो इन कंपनीज के लिए बुरा भी बन सकता है और कंपनीज इवन बैंकरप्ट भी हो सकती हैं ऐसे केसेस में। ये रिस्क हमेशा ऐसी कंपनीज में रहता है, बट इसीलिए इनको क्लोजली ट्रैक करना बहुत जरूरी है और हर क्वार्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस को चेक करते रहना बहुत जरूरी है। और जैसे ही कुछ गड़बड़ हो तो सेल ऑफ करने में भी आपको घबराना नहीं चाहिए। तो यही आज का वीडियो, तो आपको समझाने के लिए अबाउट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रोथ कंपनी। होपफुली आपको कुछ नया पता चला होगा, थोड़ा सा डिफरेंट पता चला होगा फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट से। मैं यहाँ पर ये कहीं भी नहीं कह रहा कि जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो कोई बुरी है, या जो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स में अच्छी कर रही है वो कंपनी है, वो बिजनेस अच्छा नहीं है। वो बिजनेस और वो कंपनी भी अपने आप में अच्छा है, बट वो बिजनेस कभी ना कभी पास्ट में उस रैपिड ग्रोथ से निकल के आज जाके देखिए मैच्योर हो चुका है। से आप देखेंगे आज के टाइम में जो इन्फोसिस जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी आज जिसके सारे मेट्रिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऑल्दो अभी आईटी इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ आई है वो अलग बात है, बट अगर आप डेट टू इक्विटी, आरओई, आरओसी, कैश फ्लो ये सब देखेंगे बहुत अच्छा होगा इन्फोसिस। बट यही इन्फोसिस जो अपने इनिशियल 5-10 साल के फेज में थी, लेट 90s से लेकर अर्ली 2000, तब उनके ये सारे मेट्रिक्स खराब थे और वो कंपनी रैपिडली ग्रोइंग एक्सपेंशन में थी, हर क्वार्टर में उसका एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़ता था। ऐसे ही आज के टाइम में देखिए जोमेटो है, वो भी ऐसी रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है जो इन सारे मेट्रिक्स पे आपको खराब दिखेगी, बट फिर भी उसका स्टॉक अच्छा कर रहा है और वो कंपनी भी अच्छा कर रही है। ऐसी जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है अमेजन, वो भी कई सालों तक थ्रू आउट द अर्ली 2000, 2000 से लेकर 2010 में उसमें यही साइकिल था पूरा, कि वो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं थी, डेट भी उसके ऊपर हाई था, बट वो रैपिडली एक्सपेंड कर रही थी। बट कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, जब कंपनी बड़ी हो जाती है, बहुत प्रॉफिट बनाती है, फिर उसको लगता है अब मेरे एक्सपेंड करने की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम है, फिर वो अपना डेट रीपे करना शुरू कर देती है। उसको लगता है बहुत डेट है मेरे ऊपर, अब मैं थोड़ा डेट रीपे कर दूँ और अपना कैश फ्लो पॉजिटिव कर लूँ, फिर वो धीरे धीरे डिविडेंड देना भी शुरू कर देती है। तो यही देखिए पूरे एक बिजनेस की साइकिल है, रैपिडली ग्रोइंग से मैच्योर होना और फिर उस मैच्योरिटी में चलते रहना। और कहीं ना कहीं देखिए हर बिजनेस का डिके होता है, हो सकता है 20, 50, 100 साल बाद डिके हो, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके अगर उसका बिजनेस साइकिल ही पूरा का पूरा ऑब्सोलीट हो जाएगा तो वो डिके भी होगा। तो होपफुली मैंने शॉर्ट में आपको एक बिजनेस की लॉन्ग साइकिल बता दी है यहाँ पे। इस टाइप के वीडियोस आप मेरे चैनल पे और देख सकते हैं, रियल स्टेट, इक्विटी, मनी के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर और जनरल लाइफ के ऊपर वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई आपकी क्यूरीज है तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिटेल्स में दिया हुआ है, उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।